और लोगों को बहुत कम मालूम है। जयपाल सिंह मुंडा जी का पुण्यतिथि बहुत कम जगह ही लोग मनाते हैं, लेकिन अब शुरुआत हो गई, सोशल मीडिया में शुरुआत हो गई है। कुछ जगहों में इस तरह बैठ के शुरुआत हो गई। पहले जयपाल सिंह मुंडा जयंती भी बहुत कम लोग जानते थे, अब ज़्यादा लोग मनाने लगे। इसी प्रकार बहुत सारे शहीद पुरुष या हमारे पूर्वज जिसका जयंती पिछले 8-10 साल पहले लोग नहीं जानते थे या नहीं मनाते, लेकिन आप तमाम क्षेत्र के जनजाति, चाहे वो भील हो, गोंड हो, उरांव हो, मुंडा हो, संथाल हो, वो हो या अन्य जो जनजाति है, भूमि मुंडा वगैरह, अपने अपने पूर्वजों को तो मनाते ही, लेकिन तमाम भारत देश के आदिवासी मिलकर मनाते हैं। हो सकता है जयपाल सिंह मुंडा की आज जो है पुण्यतिथि थी, इसके बारे में कम जानकारी इस क्षेत्र में रही होगी। और हम जानते हैं कि आदिवासी में एक समुदाय दूसरे समुदाय से या दूसरे समुदाय में उसका जो है आपका फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं रहा है, आपस में जो है कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक अंतर है या भाषाई का अंतर है या और कारणों से हम एकजुट होते नहीं है, एक साथ बैठते नहीं। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक अभी भी है और थी, पर बहुत हद तक हम इसमें कामयाब हुए हैं। आज आपका सभी समुदाय के लोग एक मंच पे आते हैं, बैठते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी को आज हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि, लगभग सभी यहाँ पर जो आए हैं वो अपने संथाल समुदाय से 1-2 गाँव, तो संथाल समुदाय के होते हुए भी आपने जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि मनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम जो बढ़ाया है, इसकी गूंज पूरे भारत देश में आपको बहुत जल्द दिखाई देगी। 2-3 साल में दिखाई देगी अपनी शुरुआत में। तो ये हम लोग अनुभव के आधार में बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत जब पॉलिटिकल स्तर पे हम लोग काम नहीं करते हैं, तो शुरुआत हम लोग करते हैं तो ये 4-5-6 लोगों से शुरुआत की किसी भी मुद्दे पर। जैसे आज ही मैं पता लगाया, अगर ये ज़्यादा लोग होते तो मैं आपका ये प्रधान है संथाल भूमि में नहीं करता। तो लगातार हम लोग जो प्रोग्राम करते रहे पिछले 10-12 साल, तो हम अपने आदिवासियों को जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के आदिवासी प्रधान में हम लोग जो है लोगों के सामने पेश आते हैं, एक प्रेरणा स्रोत आते हैं, प्रेरित करते हैं कि आपको भी अपनी पहचान को बताना। तो कुछ साल पहले तक लोग अपने आप को आदिवासी बोलने के लिए समाप्त करते। चलिए यहाँ भी जो संथाली अगर कपड़ा पहन के कोई आ जाए, साड़ी या धोती, तो लोग सोचते होंगे अपने आप में अंदर में, अरे तो बोलेगा आपका बहुत गंवार है, जंगल से है, तो झिझक है। तो आप क्या है, लोग उसको पहनते हैं तो गर्व से पहनते हैं। वो बदलाव आया है 5 साल में, अब उसको गर्व से पहनते हैं, उसको दिखाते हैं कि फैशन के रूप में दिखाते हैं। सोशल मीडिया में, बहुत सारे मीडिया में प्रचार करते हैं, देखो हम आदिवासी की तरह जो पहनते हैं, गर्व से। ये बदलाव हम लोगों ने पिछले 8-2 साल चलाया। तो अब जब जाते तो पता चलना चाहिए ना कि आप अगर आदिवासी लोग जा रहे हैं परिधान में, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आदिवासी जा रहे परिधान में, मतलब प्रधान देख के चल जाएगा कौन सा समुदाय के लोग जा रहा है, तो आपको एक ताकत देता ही देता है, सामने वाले की मनोबल को भी कंट्रोल करता है। ये सब बहुत जो है आपका बिना बोले काम करने वाली चीजें आपके अंदर ही, आपको कोई आपका आंदोलन या बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने आप में जैसे किसान जी ने बोले, आप अपने चीजों को पुनः प्राप्त कीजिए, आपके जैसे आप उस वक्त बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका अधिकार भी वापस आप पाएंगे। तो आपको आपके अधिकारों में आपका दिशा से भटकाने के लिए लोगों ने इस तरह के दुष्प्रचार किया। तो उस दुष्प्रचार को समझना, जैसे मैंने अभी प्रधान की बात कहा कि लोग बदले, तो ये जोहार सब झारखंड में गोंड में जाते हैं जय श्री राम,
कच्छ में जय सेवा, जय बुढ़ादेव, हम लोग इधर में जोहार बोलते हैं, या मानंदुरी विजय बोलते हैं, बुढ़ादेव विजय। बुढ़ादेव मतलब अपना पूर्वज, बुढ़ादेव मतलब उसकी जो दादा का परदादा है उसकी जय। तो हम भी वही आपका मारंगुरु मतलब कि हम किसको करें, अपने पूर्वज जो है उसी को मारंगुरु बोल रहे थे, या पहाड़ के रूप में हो या प्रकृति के रूप में हो, उसको कहते हैं। तो जोहार शब्द जो है धीरे धीरे वो आपका जय सेवा से शिवा जो है, ठीक है। आपका भील प्रदेश में जो 4 राज्य हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, वहाँ तो जोहार शब्द सुन ही नहीं था। अब क्या है, आपसे ज्यादा वहाँ पे जोहार लेकर आंदोलन होता है। जब वो रोड में निकलता है, कितने गाना बनाया जोहार पे, इतना ना, जब भी जुलूस निकलता है तो बस जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, ऐसे बोलते बोलते चलता है। लाखों लाख की संख्या में करता है। ये बदलाव आया, इतना ज्यादा बदलाव उस भील क्षेत्र में आया 4 राज्यों में कि वहां के विधानसभाओं में चर्चा होने लगी कि अकेला जोहार शब्द जो है आदिवासियों को सत्ता पे काबिज कर देगा, आदिवासियों को अधिकार में काबिज कर देगा, और दूसरे लोग जो उसको अधिकार छीन रहे हैं उसको बेदखल कर सकता है, एक डर पैदा हो गया। लोग विधानसभा में चर्चाएं करने लगे, विधानसभा में मांग उठने लगी कि जोहार शब्द जो है एक नक्सली शब्द है, जोहार शब्द पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये आपका जो है विधानसभा में आपका दूसरे लोग जो है आदिवासी जो RSS के साथ है, जो मनवादी व्यवस्था के साथ है, वो ये बात बोलने लगे। वही छत्तीसगढ़ की तरह आपके जोहार शब्द का जोर था कि लगा कि बिना जोहार शब्द हम बोले यहाँ सत्ता पे काबिज नहीं हो सकते, उसके बगैर मुझे वोट नहीं होता। वहाँ का किया कि जो अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए दफ्तर से, तो अगर डियर सर लिखता है तो उसको छुट्टी नोटिफिकेशन जारी किया उस राज्य सरकार। बोला कि जो लिखेगा कि जोहार सर, उसके बाद आवेदन देगा, उसी को छुट्टी आपका ग्रांट की। ये बदलाव जो हम लोगों ने किया तो बदला, तो बदलता है। आपको केवल आपको जारी रखना, प्रयास जारी रखना, तो बदलता है। 2 एग्जाम्पल दिया जो बदल हुआ। आज जो हम 5वीं अनुसूची की बात सुनते हैं सोशल मीडिया में या इर्द गिर्द सुनते हैं, ठीक है। 5वीं अनुसूची 2010 से पहले किसी नेता ने अगर बोली हो तो बता दीजिए बयान। अगर शिबू सोरेन तो शायद तब भी नहीं बोले, आज भी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, है ना। शिबू सोरेन आंदोलनकारी उसी चीज को बोल रहे हैं आंदोलन के माध्यम से, लेकिन 5वीं अनुसूची शब्द नहीं बोले। उसका आंदोलन में 5वीं अनुसूची ही है, लेकिन 5वीं अनुसूची शब्द उसने आज तक नहीं बोला। तो 5वीं अनुसूची केवल बोलने से नहीं, आपकी जो व्यवस्था है, आप जीते हैं आदिवासी क्षेत्रों में, जो आपकी प्रक्रिया है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो आपकी भाषा सांस्कृतिक में जो चीजें छिपी हुई है, जो रोज आप करते हैं, वही 5वीं आपकी व्यवस्था ही है, वही पता ही 5वीं। तो वह 5वीं अनुसूची शब्द को पूरे देश में लाने के लिए 15 साल को लगा। 5-10 लोगों को भील प्रदेश में बिठाते, तो 2015 तक बिठाना मुश्किल था। 10-15 लोगों को 2015 तक बिठाना मुश्किल था। तब वहाँ रणनीति बदली हो गई कि नहीं, 5वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकार से लोग नहीं जमा हो गए। उसमें सांस्कृतिक विसंगतियां आ गई, मतलब आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण की आवश्यकता। तो जितना टीचर वगैरह था, पूरा क्या आपका किताब में पढ़ाई जाती है स्कूल में, उसका कोई अध्ययन किया, पूरा लिखा कहाँ पर ये मनवादी व्यवस्था है, जिससे हमारे आदिवासियों के दिमाग में मानसिक गुलामी होती जाती है। वो सब चीजों को नोट डाउन किया और लोगों को जो है बताना चालू किया। उसकी सांस्कृतिक क्या रही होगी, वो इतिहास को ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो लिखना चालू किया लोगों ने। उसकी बोली क्या थी, उसकी आपका पहनावा क्या था, उसका नाच गान क्या था, उसको उन्हें प्राप्त किया। सबसे पहले गाना और नाच को उसने पुनर्स्थापित किया। कि आदिवासी सबसे ज्यादा आकर्षित होता है उसके गाना और नाच से। होता है ना कि आदिवासी चलता है, उसके चाल में ही नाच है, बोलता है, उसके बोली में ही गान है, तो उसको वो लोग खड़ा किया। उससे जो है आदिवासी आकर्षित हुआ, गाना और नाच को पहले पुनर्स्थापित किया। तब उसकी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही थी भील लोग, भील आदिवासी। इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भील आदिवासी आज के दिन में भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।
जो उसकी संख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास है पूरे देश में। पहला नंबर में आपका जो है भील की जनजाति की संख्या। दूसरे नंबर में 1,70,00,000 के लगभग जो है गौंड जनजाति 20 राज्यों में फैले हुए, उनकी पॉपुलेशन 1,70,00,000 के लगभग। तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। उसी प्रकार तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाली, जिसकी पॉपुलेशन में लगभग आ रही है 1 करोड़ से ऊपर। चौथी आपका जो है उरांव 80 से 90 लाख के आसपास ये पूरे भारत देश में। पांचवी जो है आपका मुंडा, फिर हो है, खड़िया की जनसंख्या कम है, फिर अन्य जाति जनजाति छोटे छोटे जो है नगसिया है, बिरोर है, पहाड़ी है, छोटे छोटे इसे बोलते हैं जनजाति। तो ये जनजाति जो है आपका जो सबसे बड़ी भील जनजाति, आज भी आपका भील जनजाति का आपका जो डांग जिला में अभी जो है आंदोलन कर रहा है क्योंकि डैम कि डांग जिला में जो है डैम बनने देंगे, तो कौन भील लोग है वहां भी भील के 5 राजा है पंचमहल में। आज भी उस राज्य में गुजरात के अंदर में ये डांग जिला है और गुजरात के राज्यपाल को हर साल उस 5 राजा से एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है उस क्षेत्र में काम करने। आज भी वह रियासत जो है भारत देश पे पूर्णतः शामिल नहीं है। हर साल उस जिला में काम करने के लिए उनको एग्रीमेंट करना पड़ता है। उससे पहले आपका जम्मू कश्मीर का एक करना पड़ता था 1970 के तहत एग्रीमेंट, सीधा वहां नहीं जा सकता। तो वो भील जनजाति को 5वीं अनुसूची समझाना सबसे बड़ी मुश्किल था क्योंकि वह सांस्कृतिक विशुद्धिकरण भयानक रूप में थे। उनमें आपका जो है बोली भूल चुकी, उसकी क्या भूल चुकी थी, उसकी सांस्कृतिक परंपरा पूरे गायब है, उसकी आपका पहनावा तो था ही नहीं, ठीक है। आपका जो है आपका व्यवसाय तो जीरो है। तो हमारे से आपका माझी बेसी माझी मोड़े उधर है संथाल एरिया के कुछ पार्ट में माझी मोड़े गौड़ बोलते हैं, अब कुछ पोषण में आपका माझी बेसी बोला जाता है। तो ये व्यवस्था जैसी व्यवस्था भील में समाप्त हो चुके हैं, फिर उसको कैसे हमें एकजुट करें? सबसे बड़ी आदिवासी ताकत है उसका देश में खड़ा होना, नेतृत्व करना बहुत आवश्यकता है। वहाँ 5वीं अनुसूची का प्रचार करना कितना मुश्किल था। उन सब जगहों में भी 5वीं अनुसूची हम लोगों ने आपका सांस्कृतिक शुद्धिकरण किया, लगातार हम लोगों ने प्रचार किया और आज जो है सबसे ज़्यादा वो आपका तेजी से आपका सारे इतिहास को वापस कर रहे हैं, सारा आपका गाना को वापस कर रहे हैं, सारा 5वीं सूची में लगातार बोलते हैं। आज गुजरात के जो आपका छोटू भाई ये बसावा का आपका सोशल मीडिया में देखते होंगे, छोटू भाई ये बसावा गुजराती है, अगर उसकी जीवनी अगर आपका पूरा लिखेंगे, तुलना करेंगे तो शिवपुर से कई गुना उसकी योगदान ज़्यादा है। वहीं बजाज का फैक्ट्री था वहाँ सामने 500 एकड़ जमीन में बजाज का एक फैक्ट्री चल रहा था आदिवासियों की जमीन में। वहाँ एग्रीमेंट हुआ था कि बनने के बाद वहाँ के आदिवासियों को वहाँ नौकरी दी जाएगी। जब नौकरी के लिए गया तो बोला नहीं ये लोग टेक्निकल नहीं है, तो बोला ठीक है इनको 1 साल का जो है 1.5 साल का ITI में टेक्निकल कराया गया, पद के लिए सक्षम कराया गया, उसके बाद में देता नहीं। लेकिन रात को क्या होता, सुबह जब उठा तो देखा बजाज कंपनी था ही नहीं वहाँ, ना ईंट था, ना दीवार था, ना मशीन था, ना स्कूटर था, ना पार्ट्स कुछ नहीं था। क्या हुआ, रात को उसने 2 लाख आदमी ले गया और पूरा एक आदमी ने बोला सब उठा के जाओ, ठीक है। रात और रात पूरा 500 एकड़ जमीन में एक ईंट भी नहीं रखा, मेरा खाली एक टंकी छोड़ दिया, पूरा बोर्ड लगा दिया जयपाल सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी बनेंगे। गुजरात में लगाया जयपाल सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी है सब, आज भी वहाँ सरकार कुछ नहीं। तो वैसे उसके कारनामे हम देखेंगे कितने 100 केस है और आज तक कभी उसको हरा नहीं सका कोई। गुजरात में जितना भी लहर मोदी का हो, जितना भी कुछ लहर हो, तो उसको आज तक हरा नहीं पाया। और जब भी जीतता है 1.5 लाख से ऊपर मार्जिन से विधानसभा जीतता है। उसके 2 विधायक इस बार जो गुजरात से जो आपका राज्यसभा में जाना था आपका कैंडिडेट, उसने बोला ना कांग्रेस को वोट देंगे ना भाजपा का कैंडिडेट को वोट देंगे, सबसे पहले तुम 5वीं अनुसूची लागू करो, ये लिख के दो तो हम वोट देंगे। जब तुम मेरा आपका काम ही नहीं करोगे तो हम राज्यसभा में तुमको वोट देंगे क्या करेंगे?
पहली बार हुआ पूरा आपका भारत के इतिहास में कि 2 MLA जो है तो 25 लागू करो। यही बात जिस दिन शिबू सोरेन कर देता तो पूरा देश एक बार जागता है। शिबू सोरेन के एक लोग नेता मानता है, आदिवासी नेता मानता है पूरे भारत। यही काम वो करता तो दिखाई देता हूँ। तो 5वीं यूनिवर्सिटी से मुश्किल शब्द को जो है पूरे भारत देश में जो है स्थापित करने का काम आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा को करेंगे। जयपाल सिंह मुंडा तो उसके फाउंडर ही थे। जयपाल सिंह मुंडा तो उसके आपका संस्थापक थे आदिवासी महासंघ। आपका हॉकी का भी उसने बताया बहुत से खिलाड़ी थे हम लोग। आपका बंगाल हॉकी फेडरेशन का पहला आपका प्रेसिडेंट थे। ओलंपिक संघ का भी पहला प्रेसिडेंट थे। उसने आपका पूरा आपका सिलीगुड़ी में पूरा आदिवासी महासंघ बनाया था। तो वहाँ एक घटना घटी थी कि एक इंस्पेक्टर था उस वक्त जो था जयपाल सिंह मुंडा आपका जाइएगा आपका 1960 के दशक दरोगा के बुलेट्स आता था, आवाज सुनते लोग खिड़की दरवाजे बंद कर लेता था। इधर खौफ था वर्दी देखे हकीकत है खिड़की बंद करता था। बुलाया क्या तो बहुत तंग करता था। 3 जिला में आपका सिलीगुड़ी है, उधर में आपका दार्जिलिंग है जिला में, वहाँ आदिवासी महासभा है। रैली बुलाया 3.5 लाख लोग रैली आए और वो इंस्पेक्टर को जो बांध लाया, ठीक है, और बांस लंबा होता है ना, बांस में पूरा उसको लपेट के बांस सीधा जो बांस लगा के उसको बांध दिया और बांस को ऐसे सीधा करके लगा दिया ऊपर हवा में। पब्लिक जब बिठाया 3.5 लाख आदमी, ठीक है। नीचे बहुत बड़ा कढ़ाई है, उसमें तेल को खुला, ठीक है, रस्सी से टांगा दो। भाषण देने का आदमी बोलता है कैसे तेल में डाल दे, तो पब्लिक बोलता है डाल दो, ठीक है। सब सुतरता रस्सी पकड़ लेता है, चिल्लाता है बहुत, फिर पकड़ लिया, ठीक है। पूरा ड्रामा चला, ठीक है। बाद में उसको छोड़ दिया गया, उससे भागा। उसके बाद इतनी खौफ था 3 जिला में कि आदिवासी जाता था तो सबसे पहले कोई भी ऑफिस मिलेगा अगर आदिवासी है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसका काम पहले करके देना, नहीं करेगा कुछ नहीं सकता। देखा तो बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है। तब ज्योति बसु बोला कि नहीं, सबसे पहले इसको अगर नहीं हम कमजोर किए तो हमको यहाँ आने देगा नहीं। तो ज्योति बसु आदिवासी महासभा को है तो घूम घूम के जो है कमजोर किया। तो उसके इतिहास है, वो एक आंदोलन किया बहुत बड़ा। खसमा गोलीकांड में उसने ही बुलाया था, खसमा गोलीकांड हुआ ना, रैली वहां बुलाया था। लेकिन वही एक नेता है पूरे भारत देश में, शायद उसको एक भी केस नहीं लगा और शायद कभी जेल नहीं गया। बड़ा पूरा खोजिएगा उसको तो हम कभी नहीं कहीं देखते कि इसको जेल कभी गया या नहीं गया। खसमा गोलीकांड में हजारों लोग मारे गए, इसने आपका नहीं, सब लोग मरा, कितने लोग जेल में गए, सब गए। लेकिन उसने एक सपना दिया, उसने आपका झारखंड स्टेट अलग स्टेट बनाने की कहा और वही सपना आगे चल के झारखंड स्टेट बना। तो वो जयपाल सिंह मुंडा जो इंटेलेक्चुअल, जो आपका बुद्धिमान, सबसे पढ़ा लिखा आदिवासी में शायद उस वक्त पूरे भारत देश में, आदिवासी क्या गैर आदिवासी में भी शायद उस वक्त जिस वक्त ये लोगों ने जो डिग्रियां थी, गैर आदिवासी लोग भी गिने ही पूरे भारत देश में उतने क्वालिफाइड थे। उस वक्त एक आदिवासी भी पढ़ा लिखा, जबकि बातों को जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिर्फ वो पढ़ा लिखा में ही तेज नहीं था, वो लेखक भी था, संपादक भी था, वो एक अच्छा खिलाड़ी भी था, राजनीतिज्ञ भी था, ठीक है। तो वो ऐसा शख्सियत जो आपका जब आपका हॉकी का जब आपका जो छूट गया था, हॉकी का जब मैच ओलंपिक चल रहा हमारा अमस्टरडम डम में, तो वो वैसे टीम थी उसमें। तो 1928 में तो भारत आजाद नहीं हुआ था, तो वो ब्रिटिश इंडिया था, वो प्योर इंडिया नहीं था ना, तो ब्रिटिश इंडिया की टीम उतरी थी। अब ब्रिटिश और जर्मनी में युद्ध होता था, विश्व वर्ल्ड वार, है ना, ऑलरेडी पहला हो चुका था, मतलब है ना, 28 से पहले विश्व युद्ध हो चुका था पहला। एक तरफ ब्रिटिश था इंग्लैंड, दूसरी तरफ आपका जर्मनी था। अब जर्मनी में मैच होगा तो वही दोनों धूल बुलंदी है, वहाँ हिटलर, ठीक है। अब वहाँ कैप्टन कौन बनेगा अभी? उस ब्रिटिश इंडिया का जहाँ कई कंट्री के अलग अलग प्लेयर है, भारत के प्लेयर नहीं है और फॉरेनर भी अलग अलग देश के प्लेयर है, उस प्लेयर का कैप्टन बनना।
उसका नेतृत्व कर थोड़ी कि इंडिया का आदिवासी लोग का लेके जिधर बोले उधर खेल रहा है, वो इससे लोगों को नेतृत्व करके गोल्ड मेडल देना वो भी अपने बड़ी बात है। लेकिन उसको पद्मश्री तक नहीं मिला। छोटे मोटे खिलाड़ी को पद्मश्री मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, भारत रत्न क्या क्या मिल गया, लेकिन आज तक जो है कांग्रेस ने जयपाल सिंह मुंडा को एक पद्मश्री भी नहीं मिला। जो उसकी अपमान नहीं है, ये आदिवासियों के अपमान है। आज कांग्रेस की जो बुरा हालत है, बुरा गत है, क्योंकि वो उसके कारनामे ही से देखिएगा। इसको जो मिलेगा सामान्य भारत रत्न मिलेगा तो भाजपा सरकार ही देगी दिखना, कहीं तो कारनामे ही से रहे ना कि लोग अब समझने लगे, जानने लगे। तो वह मैच में तो खड़ा है। उसी वक्त वह ICS जो अभी IAS बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस का भी एग्जाम क्वालिफाई किया था। उसको वहां ट्रेनिंग के लिए जाना था, चाहता तो वहां वो करके वो बड़ा अफसर बन के जो पूरा देश में जो है सचिव बन के काम करता, ठीक है। लेकिन समाज के प्रति उसकी आस्था था, देश के प्रति उसकी देशभक्ति थी। आज कितने लोग आए मुख्यमंत्री वाले लोग, उसमें है क्या कुछ अब आदिवासी समाज के लिए? हम कुछ लगता है सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन बैठा तो मालूम देता है कुछ नहीं जानते, तो महसूस करता है कुछ नहीं जानते। तो वह शख्सियत जयपाल सिंह मुंडा क्या उतना पढ़े लिखे हैं? क्या आपकी उतना योगदान देश में है? क्या उतना आप अचीवमेंट है? फिर भी आप जो समझ नहीं दे रहे समाज के लिए, तो भी वो समाज को समझ रहे हैं। तो वह अपना सारा करियर को दांव में लगा कि नहीं मैं देश के लिए खेलूंगा। उसने ICS की नौकरी को छोड़ दिया और उस वक्त उसने देश के लिए खेलना पसंद किया। तो पहला आपका जो है सबसे बड़ा पोस्ट आदिवासियों पर नौकरी जो है ICS के जो है जयपाल सिंह मुंडा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसी वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनके साथ में आपका जवाहरलाल नेहरू भी था, उसी यूनिवर्सिटी में आपका जिन्ना भी था, ठीक है। ये लोग आते थे बड़ा बड़ा आपका मर्सिडीज में, ठीक है। ये तो आपका ब्रिटिश लोग पाला था, ब्रिटिश लोग उसको पढ़ा रहा था, तो सारे दरवाजे में उसके मर्सिडीज होते थे। ये लोग दोस्त थे, मतलब आपका जो है जवाहरलाल आपका जो है जयपाल सिंह मुंडा। तो उस यूनिवर्सिटी में आपका ऑक्सफोर्ड ब्लूज एक खिताब होता है, तो पूरे विश्व में पहला हॉकी का खिलाड़ी है जिसको ऑक्सफोर्ड ब्लूज का खिताब भी आपको जो है वहां दिया, ठीक है। और वहां MA की डिग्री हासिल की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो भी इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में। यहाँ पर राजस्थान में नौकरी भी किसने आपका राजा का आपका अकाउंट दिखता था पूरा। फिर आपका रायपुर में कोई स्कूल का प्रिंसिपल भी था, ठीक है। उसके योगदान आप देखिएगा। उस पर संविधान बनाया, संविधान सभा में गया, संविधान सभा में जब प्रस्ताव आ रहा था आपका अनुच्छेद 13 खोलिएगा तो खाली वहाँ अनुच्छेद में 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 4, एक 5वां पैराग्राफ जो प्रारूप था संविधान के 5वां पैराग्राफ में क्या था कि आपको आदिवासी ही के रूप में मानता थी, 5वां नंबर में आपको आदिवासी के रूप में मानता थी। लेकिन आपका जो अम्बेडकर था वो नहीं, आदिवासी शब्द जो है अछूत की तरह सुनाई देता है, इसलिए ये शब्द को निकाल दिया जाए संविधान से। इसके जगह मैंने सूचित जनजाति लाया जाए। सब विरोध किया था, बोला तुम अछूत जिसे लगता है हमको दिक्कत नहीं, इतराज नहीं। आदिवासी की तुम जंगली बोलोगे उससे हमको इतराज नहीं, तुम कुछ भी बोलो हमको, लेकिन हमको आदिवासी शब्द के अलावे दूसरा शब्द स्वीकार्य नहीं था। उस संविधान सभा के अंदर था जहाँ भारत के गैर आदिवासी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ थे, तब उसे शर्माया नहीं कि मुझे आदिवासी ही कहा जाए। और आज जो आदिवासी हैं कुछ नहीं है, वो डर के छिपते रहता है कि हमारा पहचान ना हो जाए, कपड़ा पहन लेंगे आदिवासी लोग जान जाएगा, छिपाने की कोशिश करता है। इसीलिए अब लड़ाई करता है। सबसे पहले तो अपना पहचान कब छिपाना बंद करती है, पोशाक से लाइए, भाषा से अपने पहचान को सामने लाइए, डरेगा। अगर कल से हम सारे आपका ज्ञापन या सारे आवेदन कोई भी ऑफिस, कोई भी स्कूल, कहीं पर भी हो, हम अपना संथाल में देंगे। अगर ओलचिकी में जाना देवनागरी में लिखो, लेकिन संथाल में लिख, तब क्या होगा? और सभी लोग लिख के देगा तब क्या होगा?
समझ रहे हैं हमारा? उनसे 32 सही से लागू हो जाएगा, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं, एक्शन आप कीजिए ना। तो जब तक ये शर्म और झिझक नहीं जाएगा तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जाएगी। थोड़ी डंडा उंडा मार के डंडा लाठी करना है, खाली आपको एक्शन लेना है, बिना लाठी डंडा एक्शन लेना। वो करते नहीं है हम। अब हिंदी में बोलते हैं तो वो समझता है, केस करता है, ठीक है। अभी ये टाना भगत सुने हैं? टाना भगत तो सुने हैं ना, वो ज्यादा संख्या नहीं है। वो आपका गुमला, लोहरदगा, लातेहार, इस हिसाब से 5 जिला में लोग हैं, वो ज्यादा संख्या नहीं। तो पत्थलगड़ी हुआ था, तो पत्थलगड़ी में प्रचार किया लोग कि पत्थल में लिखा हुआ संविधान की गलत व्याख्या, उसने दुष्प्रचार किया लोग ने, पेपर मीडिया में हमारे लोग सहयोग किए। तो जब हम सुना सुनाई पेपर में पढ़ के हम अपना राय बना लेते हैं, हम गहराई पे जाते नहीं। उन लोगों ने गहराई पे ढूंढ के निकाला, और उन लोगों ने कहा प्रशासन से, आज जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमने उसको आपको ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दिया, लेकिन हम आप जैसे किसी को ट्रेनिंग दिया था, उन लोगों ने जाकर ट्रेनिंग किया। आज जो हमारे पक्ष में प्रशासन से, सरकार से डिबेट करो, प्रशासन सरकार को देखते भाग जाता है, राज्यपाल भाग जाता है, राज्यपाल का सचिव भाग जाता है, DCSP भाग जाता है, मतलब सवाल ही से करता है, लाठी डंडा नहीं करता, बोली उसकी इतना सोलिड है। लगान, अब जमीन का टैक्स देते हैं तो जमीन का टैक्स के पट्टा के खतियान का ऊपर में दाहिने ओर देखिएगा, आपका खतियान, आपका डीड की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो ओरिजिनल खतियान है उसके दाहिना कोना ऊपर में एक लाइन लिखा होगा, लगान पाने वाले का। किसको लगान देना वहां नाम लिखा है, राज्य सरकार तो राज्य लिखा होगा, या केंद्र सरकार लिखा होगा, या किसी व्यक्ति के नाम लिखा होगा। तो उसने पूछा कि ये आपको हम टैक्स क्यों देंगे, DC को बोला कि आपको टैक्स क्यों देंगे हम, आपका दस्तावेज दिखाइए, दस्तावेज दिखाइए, यहाँ तो आपका नाम नहीं लिखा है। तो उसके पास जवाब, तो अध्ययन के तभी तो पूरा उसको गौर से पूरा खतियान को देखा, तभी सवाल कैसे आपको क्यों देंगे, या जिसका नाम है उसको देंगे। अल्टीमेट क्या हुआ, उसकी लगान माफ हुई। जमीन का वो मुंडा, खुद कटी मुंडा के बाद इस देश की जमीन का रसीद कोई नहीं कटवाता है तो आपका कहाँ पर मुंडा लोग कटवाता है रसीद, मुंडा लोग करता नहीं करता है ना। मतलब मेरा जमीन हमने बनाया है, तुम तो आया बाद में, तुम कैसे बोल रहा है कि मेरा जमीन है? अब तुम मेरा जमीन का टैक्स तुमको क्यों दोगे? तेरा जमीन थोड़ी है, तेरा जमीन काम थोड़ी करे तुमको टैक्स देंगे। तो खुदकटी मुंडा को टैक्स माफ है, और उस खुदकटी मुंडा की जमीन में जो रैयत है वो टैक्स तो देता है, जो मुंडा खुदकटी ओरिजिनल है उसको टैक्स देता है, तो वही रसीद काटता है। तो वो लोग पढ़ा क्या, हमारे लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। तो उन लोगों ने आपका जो है पत्थर में बोला कि यहाँ पर आपका जो हमारे क्षेत्र में शासन प्रशासन चला रहा है, प्रशासन से आपको डिबेट करने के लिए आपको उस गहराई पे आपको अध्ययन नहीं करने की आवश्यकता है। आप सोचेंगे कि हम जो है हल्का हल्का सुन लिए और जाके हम ज्ञापन बना के जाएंगे और आपकी बात मान लेंगे, इसी बात में आपकी जो बात लिखते हैं वो आदिवासी अगर नहीं होगा, गलत ही होगा, दूसरा अगर आदमी सीखेगा तो सुधरवा के तुरंत मान लेगा। आदिवासी सही लिखा होगा तो बहुत मेहनत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत डिबेट करना होगा आपको, तब जाके आपकी बातों को मानने के लिए मना जाता सही लिखा, तो उसको मनवाने के लिए आपको उस स्तर पे तैयारी करनी है जो उन लोगों ने किया, जो टाना भगतों ने किया। आज बोला कि जमीन जब हमारी है, हमारी जमीन में बिजली हमारे कोयला से बना रहे हैं, तो भैया हम बिजली का बिल क्यों देंगे? और दूसरा आ गया बोले बिजली का बिल हम देंगे नहीं, बोला और सरकार को मजबूरन हिंदुस्तान सरकार को बिजली के बिल भी तो माफ करना पड़ता है, बोला हम क्यों बिजली के बिल क्यों देंगे? तो कदम पे कदम वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि आप
सरकार। क्या हमारी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र या वह आदिवासी बहुल क्षेत्र जहां पर कोई व्यवस्थाएं उसकी आजादी से पहले से चल रही थी, मुगल काल में भी चल रही थी, मुगल काल से पहले भी चल रही थी, अंग्रेजों के टाइम भी चल रही थी, और आज भी वह व्यवस्थाएं चल रही है जिसके तहत, जिसको स्वशासन व्यवस्था कहते हैं, जिसके तहत वो संचालित हैं। अब जहां जहां वो संचालित हैं वहां वहां राज्यपाल राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति शून्य मानी जाएगी। इस सिद्धांत इसमें लिखा हुआ 154 अनुच्छेद 154। ठीक है, तो वह व्यवस्था जो है आपका क्या कि वह परमिट विधि फंक्शनल है, उसकी परिभाषा कि कौन सा चीज फंक्शनल होगा उसकी परिभाषा अनुच्छेद 366 अनुच्छेद 366 के पैराग्राफ 10 में देखिएगा। परमिट विधि मतलब एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जिस्टिंग लॉ किसको बोलते हैं? जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि संविधान बनने से पहले और इस आजादी के पहले से कोई कानून चल रही है या कानून थी, उसको परमिट विधि बोला जाता है। इस CNT एक्ट तो परमिट विधि तो 1908 में आपका संथाल परगना भले 1950 में, लेकिन इस संविधान लागू होने से पहले संविधान 1950 में बना, लागू हुआ। अरे 1940 से वो परमिट विल्किंसन रूल 1837 वो परमिट विधि। बंगाल रेगुलेशन 1833 वो परमिट विधि। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ये परमिट विधि। ठीक है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 ये आपका जो है एग्जिस्टिंग लॉ। इस संविधान में क्या बोल रहा है कि ये परमिट विधि जो एग्जिस्टिंग लॉ जो संविधान बनने से पहले से थी, वह इस संविधान के लागू हो जाने के बाद अगर किसी कानून को, पुराने कानून को या सरकार विधानमंडल में या लोकसभा में किसी कानून को संशोधन कर देती है या रद्द कर देती है, संशोधन या रद्द करने के बावजूद वह कानून इस संविधान के पूरा कानून को रद्द कर देने के बाद, खत्म कर देने, समाप्त कर देने के बाद भी, रिपील कर देने के बाद भी वह कानून इस संविधान के अनुच्छेद 372 के तहत उतनी सीमा तक चलती रहेगी जितनी सीमा तक इस संविधान के वह कानून संगत हो और आपकी रूढ़ी परंपरा व्यवस्थाओं के संगत हो। उस कानून के अंदर जो है ये चलते हैं। क्या करता है, खत्म हो गया अंग्रेज का कानून होता है, जो अंग्रेज कानून है खत्म हो गया। CNT एक्ट अंग्रेज कानून में बोलता है, संथाल परगना टेनेसी एक्ट अंग्रेज कानून है, तो भैया CRPC 1908 का है बहुत अंग्रेज बना है, 1908 बना है, कोर्ट वाला कानून चलता है, कहे चला रहे पूछ लीजिए आप जानकारी में, तो तंग को लोग। फिर IPC जब पुलिस पकड़ती है आपको, इंडियन पिनल कोड IPC वो बना है 1900 आपका जो है 1860 में। तो 1860 वाला कानून कहे चला रहे देंगे पर क्या चलता है, मेरा फायदा वाला कानून होगा तो बोलेगा अंग्रेज है खत्म हो गया, बोलेगा अधिकारी। अब तेरा फायदा वाला होगा तो बोलेगा कि यही चलेगा। दो तरह के पीछे जाना होगा, तैयारी करके जाना होगा ना। तो वही IPC, ठीक है। अभी आपका जो IPC बना 1860 में, उससे पहले क्या था, मनुस्मृति था बनाना। मनुस्मृति क्या है कि आप कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं,
है ना। आप ब्राह्मणों के घर के या जमींदार के घर के बगल सब चप्पल पहन जूता पहन के नहीं जा सकते। आपके घरों में शादी हो गई तो नया दुल्हन को 3 रात का ब्राह्मण रखेगा, शादी के बाद 3 रात को रखेगा, कानून, ठीक है, लिखित कानून है भाई, ठीक है। और आपका जो है बाद में बच्चा पैदा होगा, अगर लड़का होगा उसको गंगा में दान आपको दहाना होगा, उसको बोलेगा मेरा शास्त्र में बोलो, ठीक है। अगर आपकी माँ बहनों को बलात्कार करेगा तो बोलेगा तो मोक्ष की प्राप्ति है, हत्या कर देगा आपको तो ब्राह्मण हाथ में मारे गया तो आप मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप सीधे स्वर्ग में जाइएगा, मारने का सीधे स्वर्ग में जाइएगा, बोले केस बंद कर देगा। बलात्कार करेगा दासी बना के तो बोलेगा ये तो बहुत पुण्य काम है, धर्म का बहुत पुण्य काम है। ऐसे कई हजार कानून थे उसके मनुष्य, उन कानूनों को बदलने का काम किया अंग्रेजों ने। आपको समानता का अधिकार का कानून लिखित बनाया अंग्रेजों ने और आपको समान अधिकार का अधिकार दिया कि नहीं भी बैठेगा, आप उसे हत्या करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा, वो हत्या के दायरे में आएगा। आईपीसी 302 के तहत आपको फांसी लगेगी और पहली बार एक ब्राह्मण को 1860 में फांसी हुई, तब जाके लगा कि हमको अब आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए वह 1857 के सिपाही विद्रोह जो है एक्चुअल में वह इंडिया के भारत देश के लोगों की आजादी की लड़ाई थी, एक्चुअल में ब्राह्मणों की आजादी की लड़ाई थी, जिसको बहुत तरीके से आपको समझ गया। उससे पहले सिद्धू कानून का आंदोलन, फूलोजानों का आंदोलन 1855 का जिक्र नहीं, वो आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, वो आंदोलन था जमींदारी के खिलाफ, वो आंदोलन था उनके आपका जो है टैक्स सिस्टम जो है जो हमारी व्यवस्थाओं पर थे उसके खिलाफ वो आजादी का आंदोलन था। लेकिन ये आंदोलन नहीं था आजादी, लेकिन इतिहासकार लिखते हैं, इतिहासकार इसको नहीं लिखते, लिखने वाले वो लोग तो अपने हिसाब से लिखते हैं, हमारे लिखने वाले कहाँ है? बैठे हैं कितने लोग पेन चला रहे हैं? कब बनेंगे हमारे लोग लेखककार? कब हमारे लोग हमारे इतिहास को लिखेंगे, सही इतिहास कब लिखेंगे ताकि आने वाले पीढ़ी उसको पढ़े? अगर हम आज नहीं लिखेंगे तो आने वाली पीढ़ी कैसे पढ़ेगा? सच्चाई को कैसे जान सकेगा वो? तो वही सच्चाई का बताइएगा तो बोलेगा बरकरार है, तो इसको किस तरह भाई अंदर डालो पता नहीं होगा। तो वह परमिट विधि हमने लिखा कि 1905 और 6 के तहत अगर कोई परमिट विधि आदिवासी बहुल क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्रों में अधोरोपित करती है, रोकती वह कानून उसको, वह पेशकश को रोकती है, तो वह उस क्षेत्र में जो है फ्री स्वतंत्र रूप से घूम फिर नहीं सकता, घर नहीं बना सकता, जमीन नहीं ले सकता है, रोजगार वैसा नहीं कर सकता। इंडिया के परमिट विधि तो आदिवासी शेड्यूल 5 में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी के जीवन कैसे खरीद के बनाएगा? घर नहीं बनाएगा ना, पर रोक रहा है, फिर बन कैसे? इसने सवाल किया नहीं बनना चाहिए, फिर नहीं बनना चाहिए, इसने बने कैसे? बलावेज बने हैं। सरकारी का अधिकारी जो है जालसाज करके कागज बना के म्यूटेशन कर दिया, रसीद काट दिया, आप सोच रहे बन गया, उसका होगा? आपके 3-4 पीढ़ी वाला को दिखाता है, आप कुछ विरोध करते हैं तो पुलिस लेके जाएगा, बोलेगा देखिए इसका दस्तावेज है, रसीद काट रहा है, अब बीजेपी आपके अंदर डाल देगा, वो डराता है, आप लड़ाई लड़ते नहीं, जमीन से चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग मॉल होटल बने हुए, जितना लड़िएगा तो तमाम जमीन वापस। रांची का कम से कम 70 से 80% जमीन आदिवासी को वापस हो जाएगी, खाली 80% का 90% जमीन खत्म हो जाएगी, अवैध रूप से बने, कोई दस्तावेज नहीं है, उसे कोई आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं, जो डॉक्यूमेंट सही बोला दोनों से थी ना, डॉक्यूमेंट आप उसका डॉक्यूमेंट अपने था सही है, तो वह परमिट विधि तो 15 का 5 में गलत था। वो शेड्यूल एरिया में वो गाड़ा पत्थर, और उस शेड्यूल एरिया में खुदकटी जमीन में गाड़ा, मतलब सरकार की भी जमीन नहीं, जमीन उसकी निजी संपत्ति है, उसकी निजी संपत्ति में पत्थर गाड़ा तो भैया सार्वजनिक आपका जो रूप से हमने किसी को डिस्टर्ब किया वो धरा तोड़ दिया। हमने अवैध मजमा कहाँ लगाया? जब सार्वजनिक जगह में जमा होंगे बिना अनुमति अवैध मजमा होगा। हमारे घर में अंदर में हम मजमा लगाएंगे तो वो अवैध मजमा का केस कैसे करेगा? वो किया केस, दुष्प्रचार किया और लोग बना रहे हैं, अब तो जेल में चला के वो निकलेगा नहीं, सड़ जाएगा जेल के अंदर में। हमारा वकील लोग आदिवासी वकील किया, हमारा बुद्धिजीवी वही बोला, जेल में सुन गया क्या? निकला ना, आज वही अधिकारी मुंह सामने मुंह के सामने सामना सामने कर नहीं सकते हो,
टेबल बैठ के डिबेट नहीं कर सकते हो, हम चुनौती दे रहे हैं ना, आइए डिबेट कीजिए। आप तो बहुत बड़ा बड़ा बात बोले थे लोग अंदर बात किया, आइए बात कीजिए। हम 154 में बात कीजिए हमसे, तो 154 में बात नहीं करता, 153 में बात करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल और राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र का कस्टोडियन गार्डियन है, वहाँ का पहले विस्तार है बोलेंगे। तो भाई हम थोड़ी बात करेंगे 154 में, बस मेरा अनुच्छेद 154 में कीजिए। क्यों टाल रहा, क्यों भाग रहा, क्यों डर रहा? आज हम लोगों ने एक रास्ता दिखाया, जब हम लोगों ने पथलगढ़ किया उसको आगे बढ़ाया, उसको जहाँ परमित विधि है तो वहाँ परमित विधि अधोलोपित करती है, या उस अनुच्छेद में और है कि आपके अनुसूचित जाति जनजाति आपके क्षेत्र के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार 19(5) और 6 के तहत कानून बना सकती है। उसके तहत स्थानीय नीति बनना है, नीति बनना। स्थानीय नीति बनेगा, कौन जमीन खरीदेगा नहीं खरीदेगा पता चल जाएगा। निजी नीति बनाएगा तो किसको रोजगार व्यवसाय करना क्लियर हो जाएगा। सामान्य क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित क्षेत्र में क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र में वही पावर होंगे, पावर के गुना बढ़ जाएंगे। तो ये सारे चीजें हमने बताया, और भी बहुत सारी चीज है क्योंकि समय आज कम है। तो ये सारे चीज आपके लिखित हैं संविधान में, कानून भी है, लोग जानते भी हैं, लोग आवाज उठा भी रहे पूरे देश में, फिर भी वह लागू नहीं हो रहा, या हम उसको सही विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। तो वह कारण क्या हो सकते हैं, इसको मिटाने के लिए नहीं, वह कारण क्या हो सकता है? या हमारे लोग आज बुलाए हैं तो लोग उस हिसाब से नहीं आए, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं आए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है, नेताजी ने 3 शब्द इस्तेमाल किया कि आदिवासियों को, जयपाल सिंह मुंडा ने कोशिश किया कि आदिवासी भी मुख्य धर्म आए, एक शब्द उसने इस्तेमाल किया, मुख्य धर्म। दूसरा बोला कि वो चाहते थे कि शिक्षित हो, बी आर अम्बेडकर कोट के शिक्षित हो ताकि वो संगठित होकर संघर्ष। दूसरा शिक्षा है, कौन सा शिक्षा चाहिए? अभी जो शिक्षा पा रहे हैं, शिक्षा पाके बड़े बड़े अफसर बन गए, सीसीएल में वो काम कर रहे हैं, वैसा शिक्षित होना चाहे बोल रहे हैं, तो वैसा शिक्षित हो, सब शिक्षित हो गए, अपने ही घर के अंदर घुस जाएगा, आदिवासी तो समाप्त हो जाएगा। कौन सा शिक्षा की बात? 2 शब्द इस्तेमाल किए, इसमें बताएंगे मुख्य धारा और शिक्षा। और तीसरा बोला उसने राजनीतिक चेतना भी आपके अंदर लानी होगी, ताकि उस राजनीतिक चेतना से ही आपके जितने भी ताला बोले ना कि राजनीतिक ऐसा एक कुंजी है, चाबी से हर तरह का ताला खोले जा सकते। 3 चीज बोले तो उसके बारे में बताएंगे ताकि आपको समझ हो कि हम अगर नहीं समझ पा रहे तो कारण क्या सकता है। अगर सामने वाला आदिवासी बुला रहे वो नहीं समझ रहा तो उसके कारण क्या सकता है। नेता लोग उल्टा ही कुछ करता है, कितनों जीतता है, कुछ भी बोलता है, लेकिन जब विधानसभा जाता है तो कुछ और बोलता है, उसके कारण क्या हो सकता है। देखो लोग इस तरह से हरकतें कर रहा है, उसके कारण क्या हो सकता है।